हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 नवंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे मेन हेडिंग बनाई गई है वो है कि कोई भी तरीका अपनाएं, पराली जलना तुरंत रुकना चाहिए। ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जिस तरीके से जो दिल्ली एनसीआर है और उसके आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी चिंता जताई है। और शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा सहित पराली जलाने की घटनाओं में शामिल सभी राज्यों को कड़ी फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन पराली जलने की घटना तुरंत रोकनी चाहिए। कोर्ट ने किसानों से भी कहा है कि वे पराली जलाने की जगह दूसरे उपलब्ध विकल्पों को भी अपना सकते हैं और उन्हें इसमें जिम्मेदारी भी दिखानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश केंद्र और पंजाब, हरियाणा व दिल्ली की सरकारों की दलीलों को सुनने व रिपोर्टों को देखने के बाद दिए गए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर अभी भी बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संजय किशन कौल की अगुवाई में जो 3 सदस्यीय पीठ थी, इसने पूरे मामले को सुना, गंभीरता से लिया और सभी पक्षों ने वायु प्रदूषण को लेकर ढेर सारी रिपोर्टें और कमेटियों के गठन की जानकारी दी है इसमें। लेकिन ज़मीन पर अगर स्थिति की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा है कि स्थिति जस की तस है, यानी कि लोगों को राहत नहीं मिली है। इतनी समितियां बनाई गई, इतने कठोर कदम उठाए गए, पराली जलाने के लिए विकल्पों को उपलब्ध कराया गया, लेकिन अभी स्थिति जस की तस है। कोर्ट ने मामले को 21 नवंबर को फिर सुनने को कहा है। साथ ही कहा है कि तब तक स्थिति बदल जानी चाहिए। इससे पहले पंजाब सरकार की ओर से पराली जलने की घटनाओं को लेकर काफ़ी दलीलें दी गई हैं। यह भी बताया गया है कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन इसके लिए कुछ और कदम भी अभी उठाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि अमेरिका और भारत मिलकर बनाएंगे टैंक और युद्धक वाहन। देखिए, भारत और अमेरिका मिलकर टैंक व दूसरे युद्धक वाहनों का निर्माण करेंगे। इस बारे में प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से ही आया था, जिसमें भारत ने स्वीकार कर लिया है कि 10 नवंबर 2023 को दोनों देशों के बीच हुई 2+2 वार्ता में इसको लेकर बात हुई है और फैसला किया गया है कि आपसी सहयोग से सेना में इस्तेमाल होने वाले टैंक और अन्य युद्धक विमानों को विकसित किया जाएगा और सह निर्माण किया जाएगा। इसके लिए दोनों देशों ने एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने का भी फैसला किया है। भारत और अमेरिका के रक्षा व विदेश मंत्री होते हैं, उनके बीच जो बैठक हुई है उसमें रक्षा सहयोग को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। वार्ता के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने इस बात की जानकारी दी है और बाद में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी पत्रकारों से अलग से हुई एक बातचीत में इसकी पुष्टि की है। वार्ता में ऑस्टिन के साथ ही विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गॉर्सटी आदि मौजूद थे। भारत जो टीम है भारत की, उसका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश सचिव विनय क्वात्रा, रक्षा सचिव अरमाने, अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू कर रहे थे। ऑस्टिन ने कहा कि हम साथ मिलकर युद्धक विमान बनाना चाहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना होगी। भारत को MQ-9B ड्रोन देने के प्रश्न पर ऑस्टिन ने कहा कि इस बारे में सही समय आने पर घोषणा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अब सेवानिवृत्ति के 3 महीने बाद तक खुलवा सकेंगे PPF खाता। सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद छोटी बचत योजनाओं के खाते खुलवाने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद 3 महीने तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड व वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के खाते खुलवा सकता है। अभी तक ऐसे खाते सेवानिवृत्ति के 1 महीने तक खुल जाने चाहिए थे। हम पन्नू की धमकी को गंभीरता से ले रहे हैं। कनाडा। खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या के बाद भारत से बढ़ी तनातनी को कम करने के लिए कनाडा ने प्रयास तेज कर दिए हैं। कनाडा के परिवहन मंत्री पाब्लो रोड्रिग्ज ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत पंत सिंह पन्नू की एयर इंडिया के विमानों में विस्फोट की धमकी को लेकर कहा है कि उनकी सरकार हर धमकी को गंभीरता से लेती है। सरकार सुरक्षा एजेंसियों से मिलकर इसकी जांच कर रही है। सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपवंत सिंह पन्नू ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर ICC वर्ल्ड कप फाइनल के
दिन 19 नवंबर को एयर इंडिया की उड़ानों में विस्फोट की धमकी दी है। उसने सिखों से इसमें यात्रा नहीं करने को कहा है। कनाडा सरकार और रॉयल कनाडियन माउंटेन पुलिस ने पुष्टि की है कि वह आतंकी धमकी की जांच कर रही है। इजराइल के बाद अब ताइवान देगा 1 लाख भारतीयों को नौकरी। देखिए, उम्रदराज होते कई देशों की नज़र भारत के युवा व कुशल श्रमिकों पर है। हाल ही में ताइवान ने भारत के 1 लाख युवा श्रमिकों को नौकरी देने की पेशकश की है। ताइवान में बेरोजगारी दर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कृषि व स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रमिकों की जरूरत है। आधिकारिक जो सूत्र होते हैं, अगर उनकी बात करें तो अगले महीने भारत और ताइवान के बीच नौकरी को लेकर समझौता हो सकता है। उसके बाद ताइवान में नौकरी दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ताइवान विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की है। वर्ष 2025 तक ताइवान की 20% से अधिक आबादी 80 साल की हो जाएगी। ताइवान ने भारत के कुशल श्रमिकों को अपने देश में श्रमिकों के बराबर वेतन व इंश्योरेंस जैसी सभी सुविधाएं देने की पेशकश की है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ ही कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भारतीयों को नौकरी देने के लिए ताइवान बहुत जल्द मुंबई व अन्य जगहों पर संबंधित कार्यालय खोल सकता है। ताइवान भारतीय इंजीनियर को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में ट्रेनिंग भी दे सकता है। गौरतलब है कि चीन से तनातनी के बाद ताइवान भारत के लगातार करीब आता जा रहा है और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। भारत भी चीन की जगह ताइवान से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का आयात करने को प्राथमिकता दे रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 2+2 वार्ता में चीन के अतिक्रमण और आतंकवाद पर भी हुई है चर्चा। देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर संज्ञान लेते हुए भारत और अमेरिका ने अपने रणनीतिक संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बनाने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक व रणनीतिक संबंधों पर फैसला लेने के लिए गठित 2+2 वार्ता व्यवस्था के तहत 5वीं बैठक में चीन के अतिक्रमण और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का भी मुद्दा उठा है। बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उसमें साफ है कि रक्षा क्षेत्र में सहयोग व सह उत्पादन की प्रक्रिया और तेज की जाएगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड संगठन को और गतिशील बनाया जाएगा। नई दिल्ली में हुई इस वार्ता की अध्यक्षता अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। बैठक में पश्चिम एशियाई संघर्ष, यूक्रेन रूस युद्ध तथा कनाडा भारत कूटनीतिक विवाद जैसे मुद्दों का भी विस्तार से चर्चा हुई है। किस तरह से एक दूसरे के नागरिकों को आने जाने में सहूलियत दी जाए, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को कैसे मजबूत किया जाए, सप्लाई चेन का एक मजबूत वैश्विक विकल्प किस तरह से तैयार हो, ये मुद्दे की चर्चा है। केंद्र में इस तरीके की बैठकें और भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। बैठक के बाद जो संयुक्त बयान जारी किया जाता है उसमें भी बयान दिया गया है कि दोनों देश अपने हितों के बीच सामंजस्य बिठाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसमें भारत के दो विरोधी देश चीन और पाकिस्तान की तरफ से पैदा होने वाली समस्याओं का भी परोक्ष तौर पर जिक्र है और अमेरिका ने दोनों मामले में भारत के हितों के पक्ष में आवाज़ उठाई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत ने संयुक्त समुद्री बल में शामिल होने की रजामंदी जताई है। 2+2 वार्ता से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी समकक्ष ऑस्टिन से द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। इसकी एक खास बात यह रही कि भारत ने संयुक्त समुद्री बल में शामिल होने की रजामंदी जता दी है। इसका मुख्यालय बहरीन में है। 38 देशों का यह संगठन अरब सागर, हिंद महासागर, ओमान की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी के क्षेत्र में कानून सम्मत व्यवस्था कायम करने का काम करता है। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, थाईलैंड, तुर्की व पाकिस्तान जैसे देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास बिना देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। अमित शाह, केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने कहा है कि सीमा पर स्थित गांव खाली होंगे तो सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ेंगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास बिना देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। प्राइवेट विलेज योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को मजबूत बनाना है। अमित शाह शुक्रवार को देहरादून में सीमा द्वार स्थित ITBP परिसर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 62वें स्थापना दिवस पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने परेड में की सलामी भी ली। इसी मौके पर उन्होंने देश के जवानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप देश की सीमा की चिंता कीजिए, आपके परिवार की चिंता सरकार करेगी। शाह ने वाइब्रेंट विलेज योजना में ITBP
को नोडल एजेंसी बनाने की बात कही है। गृह मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव हो। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सेना प्रमुख बोले तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बैठाएं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं में से उद्योग में हो रही तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठाने और आधुनिक निर्माण विधियों को अपनाने का प्रयास करने का आग्रह किया है। उन्होंने 8 और 9 नवंबर को दिल्ली छावनी के मानेकशॉ सेंटर में बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव पर आयोजित 2 दिवसीय इंजीनियरिंग कॉन्क्लेव में यह बात कही है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि संसदीय समिति ने धनखड़ को सौंपी 3 नए बिल पर रिपोर्ट। औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले 3 नए विधेयकों पर रिपोर्ट जो है वो शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सौंप दी गई है। इन विधेयकों को 4 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी में हैं। ये नए कानून आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। उपराष्ट्रपति के सचिवालय ने एक्स पर पोस्ट में बताया है कि गृह मामलों संबंधी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष ब्रजलाल ने संसद में धनखड़ से मुलाकात की और तीनों विधेयकों पर रिपोर्ट सौंपी है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयक पेश किए हैं। इन विधेयकों को औपनिवेशिक काल में बनाए गए आपराधिक कानूनों, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने के लिए लाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, सरोगेसी से बनी मां भी मातृत्व अवकाश की हकदार। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य में सरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं के प्रसूति अवकाश को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कहा है कि सरकार किसी भी मां के साथ केवल इसलिए भेदभाव नहीं कर सकती कि उसका बच्चा सरोगेसी के जरिए हुआ है। सरोगेसी मतलब किराए की कोख। सरोगेसी मां भी सरकार से प्रसूति अवकाश लेने की हकदार है। न्यायालय ने राज्य सरकार के 23 जून 2020 के आदेश को रद्द करते हुए फैसला सुनाया है, जिसके तहत सरोगेसी से मां बनने वाली याचिकाकर्ता को मातृत्व अवकाश देने से मना कर दिया गया था। न्यायाधीश अनूप कुमार दंड ने चंदा केसवानी की याचिका को मंजूर करते हुए ये जानकारी दी है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत बांग्लादेश की सेनाओं ने किया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। देखिए, भारत बांग्लादेश की नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के चौथे संस्करण बोंगो सागर 23 व दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा समन्वित गश्ती का 5वां संस्करण 7 से 9 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों नौसेनाओं के जहाज़ों और विमानों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर संयुक्त गश्ती की और बाद में समुद्री अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस कुठार और आईएनएस किल्टन और समुद्री गश्ती विमान डोनियार ने बांग्लादेश नौसेना के जहाज अबू बक्र, अबू उबैदा और एमपीए के साथ अभ्यास में भाग लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से, जिसमें हम पहली न्यूज़ लेंगे कि तेल उत्पादन में और कटौती ना करे ओपेक देश। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में चल रही अस्थिरता के बीच भारत ने तेल उत्पादक देशों से आग्रह किया है कि वह आने वाले दिनों में कच्चे तेल के उत्पादन में और कटौती ना करे। ऐसा करने से पूरी दुनिया की विकास दर को लेकर अनिश्चितता पैदा होगी। यह बात पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वियना में गुरुवार को ओपेक देशों के साथ भारत की विशेष बैठक में कही है। भारत ने ओपेक देशों को यह भी बताया है कि वह आने वाले दशकों में दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार होगा और तेल उत्पादक देशों को बड़े खरीदार देशों के हितों का ध्यान रखना होगा। पहली छमाही में औद्योगिक उत्पादन घटा है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में औद्योगिक उत्पादन में कमी रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से शुक्रवार को जारी डाटा के अनुसार अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 6% रही है। अप्रैल सितंबर 2022 के दौरान यह दर 7.1% रही थी। एनएसओ के डाटा के अनुसार सितंबर में औद्योगिक उत्पादन में 5.8% की वृद्धि रही है। यह बीते 3 महीने का निचला स्तर है। इसी वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन में 10.3% की वृद्धि थी, जो 14 महीने का उच्च स्तर था। इसी वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन में 5.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज, जिसमें
इजराइल और हमास का युद्ध है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अमेरिका ने कहा कि आत्मरक्षा में किए पूर्वी सीरिया पर हमले। व्हाइट हाउस ने कहा है कि उसने आत्मरक्षा में पूर्वी सीरिया में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और उससे जुड़े समूहों द्वारा किए जा रहे वाले हथियार भंडारण सुविधा केंद्रों पर हमले किए हैं। अमेरिकी सैन्य बलों पर हमले अस्वीकार हैं, ये जारी नहीं किए जा सकते। सीरिया और इराक में मौजूदा अमेरिका और गठबंधन सेनाओं पर 17 अक्टूबर से अब तक कम से कम 46 बार यानी 46 बार इस हमले हो चुके हैं। व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव ओलिविया डॉल्टन ने गुरुवार को एयरफोर्स वन में पत्रकारों को बताया कि यह हमला IRGC और संबद्ध समूहों पर किया गया है। विश्व बैंक ने श्रीलंका के लिए $15 करोड़ की मदद को दी है मंजूरी। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने व बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए विश्व बैंक ने $15 करोड़ की सहायता को मंजूरी दे दी है। विश्व बैंक से जुड़े फॉरिस हदाद जरवोस ने कहा है कि श्रीलंका के वित्तीय क्षेत्र को मजबूती देने की जरूरत है। फॉरिस ने कहा कि अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए स्थिर व विश्वसनीय बैंकिंग क्षेत्र का होना बेहद जरूरी है। विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड ने श्रीलंका को मदद देने को गुरुवार को मंजूरी दी है। चलिए, तो ये आज का 11 नवंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।